relief for your client. But as a whole, the duty of a lawyer, the duty of a court is to impart justice. In the language of justice, two things: substantive law, procedural law. Kanun-e-Shahadat is procedural law. Its preamble is very interesting. Earlier, it was Evidence Act, Indian Evidence Act. In regime of Zia, it was Islamized. मुसलमान बन गया, कानून-ए-शहादत का नाम देके मुसलमान बन गया. प्रीअम्बल पढ़े थे, बढ़िया बात पढ़े. Means while going through the basic principles of evidence law given by England and Wales in India, we have to keep in our mind some of the basic provisions available in Quran and Sunnah. 3-4 हैं, इससे ज्यादा नहीं है. इससे ज्यादा आपको पूरे कानून-ए-शहादत में नहीं मिलेंगी. अगर आप ये कहें कि नाम तब्दील किया गया और आदमी वही है, नाम तब्दील हुआ, आदमी वही है, तो इसमें गलत नहीं होगा. अच्छा, अब हमने जो टॉपिक्स रखी, आर्टिकल 3, हु मे टेस्टिफाई. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. बचपन में ये समझते थे कि कोई बेटा लड़का होगा, कोई छोटी उम्र का, लड़की होगी, कोई औरत होगी, तो उसकी गवाही नहीं चलेगी, बच्चे की गवाही नहीं चलेगी. इस प्रोविजन ने कह दिया कि सबकी गवाही चलेगी, सबकी गवाही चलेगी. क्या लैंग्वेज का स्टाइल है? ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई. द वर्ड टेस्टिफाई मीन्स गिविंग स्टेटमेंट ऑन ओथ बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. टेस्टिफाई लिख दे आप, ये बड़े आपको काम में आएंगे. क्योंकि लॉ की जो लैंग्वेज है, वो एक एक लफ्ज जो है वो उस पे जो है ना वो पीएचडी हो जाती है ऑटोमेटिकली. क्योंकि बड़ा सोच समझ के हजारों सालों में ये जो है ना वो चीजें आपके सामने आई हैं. हजारों सालों से मैं आपको एक मिसाल दूं, बड़ी मजे की मिसाल दूं. Normally, we judges and lawyers, we use word common law, principles of common law jurisdiction, common law powers, empowerments of court of law. Anyone can tell me what is common law? In Pakistan, the way of common law gets practiced in Pakistan is basically the statutes, the principles that they don't where the superior courts, we follow the same. So this is how. Okay, you are a little bit nearer to. Of common law and taking work on the legal rule. And finally, in 1972, they were separated from each other. The common law is basically get reviewed on the books. And equity was based upon the natural justice. You mean there is a rigidity in common law? That is why the courts in England of courts of equity were established. You mean that? Anyone else? चले मैं आपको एक कहानी मजेदार सुनाता हूँ, छोड़ दे, आपको हमेशा याद हो, मजा आ जाएगा कॉमन लॉ को. एक बादशाह था बर्तानिया का, हेनरी नाम था, लिखें आप. किंग हेनरी जो था, ही वॉज अहेड ऑफ हिज एज. उसने क्या किया कि कानून तब बनता है, we say that this is law, it must have some ingredients, some qualifications, inherent qualifications. कैसे? सर्टेन हो, लिखे. ये वो चीजें जो शायद आपको किताबों में नहीं मिलेंगी. सर्टेन हो, कानून जब तक सर्टेन नहीं होगा, एक किताब में एक प्रोविजन लिखी हो, दूसरे किताब में दूसरी प्रोविजन लिखी हो, लैंग्वेज में फर्क हो, ग्रामर में फर्क हो, सर्टेन होगा, कंसिस्टेंट होगा. जो आपने कहा प्रेसिडेंट, कॉम्प्रिहेंसिव होगा,
सारे एरियाज को कवर करेगा, इतनी उसमें सोच होगी, इतनी उसमें विजडम होगी कि वो सारी चीजें कवर करेगा। तो उसने कहा कि भाई मैं इंग्लैंड में बादशाह हूं, मुझे लोग आके शिकायत करते हैं, ना तो आपकी कोर्ट सर्टेन है, ना तो आपका कानून कंसिस्टेंट है। जब उसको शिकायतें मिली तो उसने क्या किया, दिस इज एवोल्यूशन ऑफ कॉमन लॉ के बना कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, तेरी बता। उसने जो है वो क्या किया कि इंग्लैंड एंड वेल्स में और स्कॉटलैंड में उस जमाने में, आज से तकरीबन 1100 साल पहले, 1000 जजेस अपॉइंट किए। अपॉइंट करके उनको जो है वो एक डिक्री हाथ में दे दी, अपॉइंटमेंट लेटर है आपका, सबको बुला दिया वेस्ट मिनिस्टर पे। वेस्ट मिनिस्टर बादशाह का पैलेस था। कहा आ जाओ मुझे आपसे बात कर। सबको मुखातिब होकर कहा कि भाई एक बात सुने, आप जाएंगे अपने अपने एरियाज में, लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी। चाहे जी सर। फिर उसने कहा कि भाई अब मुझे बताएं कि आप कैसे डिसाइड करेंगे। उन्होंने कहा कि सर आप हुक्म करें जी, कैसे डिसाइड कर, अपने जहन से डिसाइड करेंगे। उसने कहा नो, अपना जहन इस्तेमाल करना, जिस इलाके में जा रहे हो उस इलाके में जाके पता करना कि अगर चोरी का केस आ जाए तो पता करना वहां लोकली उसको कैसे डील किया जाता है। लिखे कस्टम्स, वो जो ब्रिटिश में कहलाते हैं कि वो कस्टम्स जो है वो उन्होंने इवोल्व किया इस पूरे लॉ को। चले जाए, मर्डर का केस आ जाए तो देख लीजिएगा कि कस्टम क्या कहता है वहां का। जैसे मैं उस दिन जो है वो एक मूवी देख रहा था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की, उसमें जब जो है वो उसका भाई चोरी करते पकड़ा जाता है, तो वो पता करते हैं कि भाई फिरौन कहता है मैं सजा क्या दूं। तो वो कहता है कि किनान में सर सजा ये है कि वो जो चोर होता है वो चोरी करने के वाले के पास अगर लीनियंट व्यू ले तो 3 साल तक मुलाजमत करता है। तो इसी तरह अगर कोई प्रॉपर्टी का केस हो तो वो भी आप कस्टम देख लीजिएगा। ये सारे इंस्ट्रक्शन दे के कहा कि जहां कस्टम ना मिले तो अपना दिमाग जो है वो इस्तेमाल कर लेना, लेकिन जितनी भी जजमेंट्स हो वो लिख के आना। ये चले गए, तकरीबन 8-9 महीने गए। जाने के बाद बादशाह का जो है वो एक कॉन्वॉय गई, सबको बताया कि साहब ने कहा कि छुट्टी है, ये जो छुट्टियां चल रही हैं ना, ये उस जमाने की। बादशाह ने बुलाया कि छुट्टियां हैं, आप ऐसा करें कि सारे वेस्टमिनिस्टर आ जाए। अभी तक भी मैं इंग्लैंड में 2010 में गया था, वो कॉलोनी जजेस की बनी हुई है जहां जजेस को ठहराया जाता था, बिल्कुल बादशाह के महल के साथ है। तो वहां पे जैसे लोग आए, जजेस आ गए, तो 15-20 दिनों के लिए बादशाह ने उनको बुलाया ही नहीं। सिर्फ ये हुक्म दिया कि इनको कहें कि आपस में जो ये बैठे हुए हैं, ये अपने अपने इलाकों के जो जजमेंट्स लिख के आए हैं वो एक दूसरे से शेयर करें, अपने अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करें। और तकरीबन 40 से 50 जो है वो स्पाई मुकर्रर कर दिए कि जब वो आपस में बात करते थे तो वो लिखते जाते थे कि ये आपस में बात क्या कर रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, एक बड़ा सा बुक बन गया। चले, 1 महीना पूरा हुआ, बादशाह ने सबको कहा कि आ जाओ अभी आपका खाना है मेरे पास। बादशाह ने खाना खिलाया, सबसे पूछा, सलाम दुआ की, इज्जत की, सबकी जजेस की। जब वो जाने लगे तो फिर बादशाह हेनरी ने पूछा कि अब बताओ कि कैसे डिसाइड करो। कह रहा सर वही जहां जाएंगे वहां कस्टम को देखेंगे, और कस्टम के बाद जो है वो अगर वहां पे नजर नहीं आया तो फिर जो है वो अपने दिमाग को देखेंगे। उसने कहा नाउ स्टॉप। ये साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो साल दूसरा था। नाउ यू हैव टू डिसाइड द केसेस अकॉर्डिंग टू कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड। तो वो जो किताब थी जो उसने स्पाई भेजे थे, वो किताब बना के यहां पे रखी, नाउ दिस इज द कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड। अब ये पहले ये कोडिफाई हो गया। इसको कहते हैं कि कोई कस्टम, कोई ट्रेडिशन को कोडिफाई कर देना। उसमें से जो कॉमन चीजें थी, जो जजेस आपस में बातें कर रहे थे, उनमें से जो कॉमन चीजें थी कि मैंने भी चोर को ऐसे पकड़ा, मैंने भी चोर को ऐसे पकड़ा, मैंने मर्डर को ऐसे पकड़ा, मैंने प्रॉपर्टी का, जो कॉमन थी उस कॉमन को उन्होंने कंपाइल करके कोडिफाई कर दिया। कर देने के बाद जो है शुरू हुआ कि भाई सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स क्या थे। तो वो पहला ही उसूल, क्योंकि बुनियाद क्यों पड़ी कॉमन लॉ की, क्योंकि वो रिजिड हुआ करता था।
क्योंकि उसमें सर्टेनिटी हुआ करती थी, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी हुआ करती थी, उसमें जो है वो क्लैरिटी हुआ करती थी, इसलिए वो कॉमन लॉ कोर्ट जो थी वो रिजिड हुआ करती थी। लॉ ऑफ प्रेसिडेंट उन्होंने ऐसा रिजिड बनाया, यहाँ पे तो कोई पता नहीं चलता कि सुप्रीम कोर्ट की 4 जजमेंट से चारों वेरी कर रही है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट खुद बाइंडिंग, अगर किसी बराबर की बेंच ने जजमेंट दे दिया तो आपका रिसर्च सेल इतना अच्छा होना चाहिए कि जज को बता दे कि सर इस एरिया में लॉ सर्टेन हो गया है। अगर आप सर्टेनिटी पे नहीं जाते तो फिर क्या होगा कि क्या बढ़ेगा, वहां पे क्या पड़ेगा कि जजेस अपनी मनमानी करेंगे। जब जजेस अपनी मनमानी करेंगे तो जो अल्टीमेट गोल है सोसाइटी में जस्टिस का सिस्टम राइज करने का, वो है सर्टेनिटी और जस्टिस मिले। वहां पे ये होगा कि वेरिएंस होगा। सर अपना जजमेंट लिखेंगे, सर अपना लिखेंगे, वो 2 हाई कोर्ट की, ये 2 सुप्रीम कोर्ट की लिख के, ये हमारे मुल्क में यही वजह है कि लॉ ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज द फाउंडेशन, दैट इज द आउटकम ऑफ कॉमन लॉ, वो नहीं हुआ। अच्छा, अब ये जो आर्टिकल 3 है, जहां से मैंने कॉमन लॉ को आपको थोड़ा ब्रीफ किया, इसकी वजह ये जो है वो एक दिन का काम नहीं है। ये हजारों सालों के दिमाग, आप जैसे हमसे बड़े, वो ऑनेस्ट, वो इंटेग्रिटी वाइज, वो अंग्रेज, वो लोग थे, वो उनको सच्चे लोग थे। उन्होंने बात कर करके आखिर में एक विटनेस की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये 6 लाइनें, ये हजारों सालों की मेहनत का निचोड़ है। आज इसको बड़ी मोहब्बत से पढ़ते हैं कि कह क्या रहा है। ऑल पर्सन, पहला तो फिक्र आ गया कि कोई पूछे कौन कह रहा है। ऑल पर्सन शल बी, शल आ रहा है, विल भी कह सकता था, मैं भी कह सकता था कि कोर्ट को दे देना उन्होंने। शल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस, अब ये इसको कहते हैं कानून की लैंग्वेज। वो एक जो है वो मेन सेंटेंस देके आगे से जो है ना वो कैंची मार रहा है कि पढ़ते पढ़ते आपको ये फील होगा कि यार बहुत सारे बंदे कॉम्पिटेंट नहीं है टेस्टिफाई करने के लिए। उसूलन देखा जाए तो सारे कॉम्पिटेंट है, और अगर देखा जाए तो बहुत सारी जो है ना, और अगर कोर्ट को डिस्क्रिप्शन दी जाए तो फिर समझ में आएगा कि जो एक्सेप्शन मना करने वाले हैं वो कोर्ट के सामने ठंडे पड़ गए। ये 3 चीजें इसमें प्रोविजन में आपको नजर आएगी। अच्छा, ये मेरा स्टाइल इसलिए भी है, मैं कोशिश करता हूं कि आपका खुद का माइंड ऐसा बने कि 2-4 प्रोविजन पढ़ने के बाद आप खुद इनको इस तरह पढ़ें जिस तरह मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। उससे क्या होगा कि आप हर प्रोविजन को ऐसे पढ़ेंगे, ये है ना, ये फिक्र है, वैसे बेसिकली पॉन्डरिंग है। बेसिकली आप जितना कंसीडर करेंगे लोगों को, आपको ज्यादा सिखाएगा। एरिस्टोटल ने के लिए मशहूर है कि वो अपने स्टूडेंट से सवाल पूछ के जवाब नहीं देता था। आप बताओ क्या है, आप बताओ क्या, आप बताओ क्या है, तो वो इंतजार करते थे कि भाई अभी एरिस्टोटल जो है वो जवाब देंगे। वो जवाब नहीं देता था। इसी तरह सिकंदर आजम भी उसका शागिर्द था, लेकिन था उसका बादशाह। तो उसने उसको बुलाया एक मर्तबा खेमे में, उसने कहा ये तुम्हारा कौन सा काम है कि एक मर्तबा सवाल पूछ के छोड़ देते हो, रात को नींदें भी नहीं आती, सोचते रहते हैं, तो मिलोगे या हमारी बात सुन लो या खुद जवाब बता दो। उसने कहा अगर मैं आपको जवाब देने लग गया तो फिर आपकी सोचने की जो कैपेसिटी है वो ही ठंडी हो जाएगी। मैं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करना चाह रहा हूं आपके यहाँ कि आपको किस बुनियाद पे जो है वो, ऊपर से लो, हिस्ट्री आप पढ़ेंगे इजी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे आपको बिल्कुल आपको इजी मिलेगी, सही मेहरबान। लेकिन जब आप लॉ पढ़ेंगे तो लॉ जो है वो आपको कहीं कॉमा फुल स्टॉप की भी गुंजाइश नहीं छोड़ेगी। उसमें अगर आप उसको बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि हजारों सालों की मेहनत है ना, अगर एक बंदा आपको 2-4 मिनट में समझाने की कोशिश करेगा आपको मिल तो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं हुई, इस वजह से ये ज्यादा देर तक आपके हावजे पे नहीं रहेगी। तो कहता है कि ऑल पर्सन shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them। नंबर पहला कि अगर कोर्ट समझती है कि जो 2-3 सवाल कोर्ट ने पूछे और सर के सर से गुजर गए, कोर्ट कहेगी यार नो, ये बंदा कॉम्पिटेंट नहीं। और फ्रॉम गिविंग रेशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस, एक तो मेरे जो कोर्ट के सवाल आते हैं वो समझने में गलती कर रहा है, वहीं पे स्टॉप कर लेगी। अगर उसने कोर्ट के सवालात समझ लिए तो आगे का फिक्रा क्या है, फ्रॉम गिविंग आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस
बाय टेंडर एज, यानी टेंडर एज की वजह से सही सवालों के जवाब नहीं दे, समझ रहा है, जवाब सही नहीं दे रहा। टेंडर एज, एक्सट्रीम ओल्ड एज, whether of body or mind or any other cause of same kind। कितनी रेस्ट्रिक्शंस लगाई कि सारे बंदे गवाह बन सकते हैं, सवाए उन लोगों के जिनको सवाल सही समझ में नहीं आया, अगर सही समझ में आया तो सही जवाब नहीं दे सका, और वो भी किस वजह से, जवाब ना देने की वजह भी क्या, या तो छोटी एज, या तो एक्सट्रीम ओल्ड एज, या कोई ऐसी बीमारी हो, चाहे माइंड की हो या चाहे बॉडी की हो। ये रेस्ट्रिक्शन जो है वो कानून ने लगा दिए। आखिर में आर एनी अदर कॉज ऑफ द सेम काइंड, ये कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया कि कोई ऐसी चीज भी जो मुझसे रह गई हो, वो जो मैंने आपको कहा था कि कॉमन लॉ को फॉलो करना, जहां पे ना मिले तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर देना, ये वही चीज है जो बाद में आ रही है। ये हर जगह आपको प्रोविजन में मिलेगी कि इफ इट अपीयर्स बिफोर ए जज, प्रोवाइड कर देगा आपको, सारी चीजें आपको बता देगा, लेकिन इफ डाल देगा तो कहेगा कि तुम्हारा दिमाग भी खुला रहे भाई। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो भी विटनेस कोर्ट में पेश होगा, तो क्या जज साहब जो है वो कैमरा लगा के बैठे होंगे कि भाई पहले तुमसे पूछूं कि तुम जो है वो सही जो है वो अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम सही सवालों के जवाब दे सकोगे नहीं दे सकोगे? जवाब क्या है? नो। जब तक देखे कि एज बिल्कुल छोटी है, यार छोटा बच्चा आ रहा है, ठहरो 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 तो सही। अगर वो छोटे बच्चे से बात करते हुए, क्योंकि मैं खुद 10 साल रहा, तो हम पहले पूछ लेते थे कि बेटा इधर तो आओ, मैं कौन हूँ? सर सुना है कि आप जज साहब है। अच्छा, वो कौन खड़ा हुआ है? कह रहा है वो मेरे मामू है। बेटा ये कौन है? ये मेरा बड़ा भाई है। अच्छा, सुबह क्या खाया था? अच्छा, ये कपड़े का कलर कौन सा है? बेटा आप बताओ क्या बनना चाहते हो? ऐसे 10-12 सवाल कर लेते थे, फिर कह देते थे, ऑर्डर करते थे कि भाई इस पोजीशन में है टेंडर एज, लेकिन इस पोजीशन में है कि मेरे सवाल आप दे रहे हैं, बाकी जब जवाबात की बात आएगी तो थोड़ा हम भी असेस करेंगे, उस वक्त भी अगर सही जवाब नहीं दे सका तो रोक लेंगे। ये होता रहता है, यानी ये, लेकिन एक बंदा सर बैठे हुए हैं, अमीर साहब, इसको मैं क्या कहूंगा? इसको तो कहूंगा कलमा पढ़ा के खड़ा कर दो ना भाई। अमीर साहब को नहीं रोकना है, क्यों? कि ना इनकी टेंडर एज है, ना ये एक्सट्रीम ओल्ड एज, ना कोई बीमारी कोई नजर आ रही है, भाई खड़े हो जाओ। जब तक इनके सवालों से, कभी कभी ऐसे होता है कि सवाल 4-5 सवाल मैंने क्रॉस किया, एक औरत को एक सवाल, क्योंकि दो किस्म के एडवोकेसी होती है इसमें कानून शहादत के हवाले से। एक होती है फंक्शनल एडवोकेसी, लिख ले, काम आएगी आप। एक होती है फंक्शनल एडवोकेसी, दूसरी होती है परस्यूएसिव एडवोकेसी। एक विटनेस आया, उस विटनेस से जो है वो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, हाँ बेटा बताएं कि आप जो है वो इस मोहल्ले में कितने अरसे से रहते हैं, हालांकि स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ, आप थोड़ा उसको क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, आपकी जो है वो मकतूल वाली फैमिली से कितने अरसे से जान पहचान थी? अच्छा, फिर जो है वो आप शादियों पे मिलते थे नहीं मिलते थे? अच्छा, इनके घर में अफराद कितने हैं, शादियों में आना जाना है कि नहीं है? अच्छा अच्छा, ऐसे सवालात पूछ के आराम आराम से जो पूछते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हेन यू आर सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अपोजिट विटनेस, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल एडवोकेसी। आप सुकून में पुरदोष हो द मोमेंट। अब आपको जो है वो अपना डिफेंस जो है, आप एक मर्डर का केस चला रहे हैं, अभी आपको अपना डिफेंस जो है वो देना है, तो आप बिस्मिल्लाह करेंगे, ये निकालेंगे आप, अपने हथौड़े निकालेंगे, उसको इंप्रेशन देना है और उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा करना है। ये बैरिस्ट्री में हम होते थे तो वो पूरा साल में ये सिखाते थे कि ये फंक्शनल एडवोकेसी आपको कैसे करनी है। अब आ जाओ बेटा, तुमने इन्फॉर्मेशन तो दे दी, अब तुम्हें तुम्हारे ऊपर स्टॉप लॉ अप्लाई हो गया। उसके बाद जो परस्यूएसिव एडवोकेसी है वो बाद में शुरू होती है, कि परस्यूएशन में ऐसा आपका स्टाइल होता है कि जैसे आप ऐसा पक्का सवाल करते हो कि उसको वहम गुमान नहीं होता कि आप ये गलत भी हो सकता है। उसमें जो है वो आपकी एक्टिंग भी शामिल होती है, आप अल्टीमेट गोल पे पहुंचने के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ऐसा ऐसा सीन क्रिएट करते हैं, और इस दौरान पूरा ख्याल रखना है कि इस कानून से बाहर ना जाए। थोड़ा भी बाहर जाएंगे तो कोर्ट कहेगी कि स्टॉप स्टॉप, अदर साइड वकील कह देगी कि नहीं सर, शाह साहब अपने आप को जो है ना वो जज समझते हैं, ये है वो है, आता पता टकेगा नहीं है, और इररिलेवेंट सवाल पूछ रहे हैं, वो ऑब्जेक्शन ले आएगा, तो कम से कम आपका ये एरिया हट जाए। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया? मैं समझता हूं कि अगर इस पे, अच्छा अभी ये है काफी है नीचे,
फर्दर एक्सेप्शन दे रहा है, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर परजुरी और गिविंग फॉल्स एविडेंस। ये बंदा भी जिसके खिलाफ कन्विक्शन हो प्रीवियस कि इसने कोर्ट में जो है वो जालसाजी परजुरी की है या जो है वो फॉल्स एविडेंस दी है और कोर्ट ने की फाइंडिंग हो, जज की फाइंडिंग हो जजमेंट में, तो ये बंदा भी कॉम्पिटेंट नहीं है। लेकिन फिर एक्सेप्शन में एक्सेप्शन, प्रोवाइडेड फर्दर, इसमें कह रहा है प्रोवाइडेड, नीचे कह रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पर्सन ऑफ द फर्स्ट प्रोविजो, जो पहला प्रोविजो दिया, ये प्रोविजो है, ये मेन, ये इसका प्रोविजो, ये इसके प्रोविजो का प्रोविजो, ये यहां प्रोवाइडेड, यहां प्रोवाइडेड फर्दर, यानी इसमें एक्सेप्शन दे रहा है, ये इसमें एक्सेप्शन दे रहा है। क्या एक्सेप्शन दे रहा है? फिर कोर्ट को डिस्क्रेशन दे रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजंस ऑफ फर्स्ट प्रोविजो शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन अबाउट whom the court is satisfied that he is repented thereafter and mend his ways। यानी एक चीज तय हो गई कि कानून ने सिर्फ कोर्ट को यह कहा कि सारे कॉम्पिटेंट है, बाकी जितनी डिस्क्वालिफिकेशन है वो कोर्ट डिसाइड करेगी। कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन? टेंडर एज के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, कोर्ट डिसाइड। एक्सट्रीम एज के बारे में डिस्क्रेशन कोर्ट को दे दिया। बॉडीली या मेंटल डिजीज है, कोर्ट को पावर दे दिया। फिर सजा है उसको परजुरी की या फॉल्स एविडेंस की, वो भी एब्सोल्यूट नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन, फिर कोर्ट देखेगी कि भाई इसने पछता दिया है। अब कैसे पछता दिया है? काम किया मैंने, एक अकाउंट्स का केस था, मैंने पता किया, फैक्ट्री के बंदों से गवाही ली कि भाई ये जो आपका अकाउंटेंट है, इसके खिलाफ जजमेंट है, जज ने कोर्ट में लिखा हुआ है, आप बताओ इसकी कंडक्ट क्या है। 10-12 बंदों से, लेडीज से मैंने जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा कि सर नेक नमाजी आदमी बड़ा पछताता है, कहता है मैंने गुनाह किए, खुदा मुझे माफ करे। वो 4-5 चीजें लेके मैंने उसको अलाउ कर कि भाई आप गवाह बन सकते। ये चीजें जजेस को एक्सरसाइज, कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, तो यानी दुनिया जब तक चलेगी जो जो इश्यूज आएंगे इन्होंने पहले एड्रेस कर दिए। अच्छा, अब आ गया है, ये आ गया आपका जो जिया ने डाला। Provided further that the court shall determine the competence of a witness in accordance with the qualification prescribed by injunctions of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah for a witness, that where such witness is not forthcoming, the court may take the evidence of a witness who may be available। अब ये है कि भाई इस्लाम की क्वालिफिकेशन कौन सी हैं? कौन सी हैं भाई, बताए, कौन बताएगा? शहूद तो है क्वालिफिकेशन, शहूद है क्या? हाँ, हाँ, वेरी गुड, ये है। अब ये जो कभी प्रूव ही नहीं होता, कहां से वो केस अपनी जगह पे रुकेगा, ये सिर्फ साबित करने में लग जाएगा कि ये सही है कि नहीं है। लेकिन आखिर में उन्होंने जगह छोड़ दी कि अगर ऐसी गवाही नहीं आ रही तो ऐसे नहीं कि अगर तुम इस लेवल के गवाह नहीं होगे तो दूसरी गवाही नहीं लेंगे। आखिर में कह दिया द कोर्ट में टेक एविडेंस ऑफ ए विटनेस हु में बी अवेलेबल, यानी जो भी है वो देखा जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट तो इसमें ये होगा, वो जो हद की सजा होगी, वो जो इस्लामिक सजा लिखी हुई है पाकिस्तान पिनल कोड में के साथ डेथ ऑर्डिनेंस में, वो इसको आप तब तक नहीं दे सकते वो सजा, हाथ काटने वाली, हाँ, ये जो चीजें लिखी होती हैं, वो पत्थर मारने वाली, ये जिना में जो है वो कहते हैं, ये सारी चीजें तभी होंगी जब ये एविडेंस आएगी जो इस्लाम में लिखी हुई है। अदरवाइज दूसरी एविडेंस में आप क्या करेंगे? उसको हद से निकाल के ताजीर में सजा दे देंगे। किस में सजा देंगे? ताजीर में सजा देंगे। ये पुराना जमाना याद आ रहा है ना, जैसे छठी क्लास में पढ़ते थे, 5वीं में सवाल का जवाब आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। वेरी गुड। अब अब एक टर्मिनोलॉजी लिखे आप, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन लिखे, लिखे आप कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। ये जब मैं 2003 में पेपर में बैठा था, इसमें 20 नंबर का सवाल आया, क्योंकि मेरा सीएसएस में सब्जेक्ट भी था एविडेंस लॉ, तो मुझे बड़ा आसानी लगी इसको जो है वो सेट करने में। और उस जमाने में 100 नंबर के पेपर में से मेरे 94 नंबर थे, टॉप था मैं अपनी पूरे जो है वो बैच में, और अभी तक मेरे ख्याल में किसी के 94% नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये थी, वो जब सेशन शुरू होगा ना कि पेपर को कंडक्ट कैसे करते हैं, वो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, थोड़ा वो याद दिलवाइएगा, ऐसे नहीं कि मैं भूल जाऊं ये टर्मिनल। एक आपने क्या लिखा?
कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, इसके साथ ऑब्लिक कर दे, डॉक्ट्रिन ऑफ कंपेलिंग विटनेस। ये एक ही चीज है, लोग इसको समझ नहीं पाते, लेकिन ये चीज एक ही है, ये एक ही थ्योरी है। लिखे ये आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 तक ये जो आर्टिकल्स है। अब ये इससे ये हो रहा है कि अगर हमारे एक दो लेक्चर और चले ना, तो इंशाल्लाह हमारा कानून शहादत जो है ना, वो पूरा एक फिलोसॉफी स्टाइल से कवर हो जाएगा। अल्लाह ने अगर मौका दिया थोड़ा, आज भी मैं बिजी था, क्लाइंट छोड़ के ऑफिस में बैठा हूं मैं आया। अब ये जो आर्टिकल्स हैं ये आते हैं इन एरियाज। अगर आपसे कोई पूछ ले कि विच प्रोविजंस ऑफ कानून शहादत फॉल विद इन दी एम्बिट ऑफ कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, तो आप कह दें कि सर ये 6 से शुरू होते हैं और 14 पे खत्म होते हैं। या अगर आपको कोई कह दे कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंपेलिंग अ विटनेस के कौन से हैं, तो आप उसको दोबारा गूगली करके यही कहना कि सर कॉन्फिडेंशियल और कंपेलिंग विटनेस एक ही चीज है, आपको पता नहीं है क्या? तो उससे क्या होगा कि कभी कभी सवाल ऐसे, अब अगर मैं आपका पेपर बनाऊंगा, मैं कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन का सवाल आपको बना के नहीं दूंगा, मैं यही लिखूंगा डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ कंपेलिंग विटनेस इन व्यू ऑफ कानून शहादत, तो पता तो चले कि बच्चे की स्टडी कितनी है। वो कहेगा यार कंपेलिंग विटनेस कहाँ पे है? ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अगर किसी बंदे को कंपेल नहीं किया जा सकता, तो माने इसके पास वो इंफॉर्मेशन है जो कॉन्फिडेंशियल है। बस घुमाना है कानून को, थोड़ा इधर उधर से देखना है, आपको बिल्कुल इजी लगेगा। अब सबसे पहला आर्टिकल है कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। पढ़े, कौन पढ़ेगा सर? मैं तो थक गया। सर कौन पढ़ेगा बड़ी आवाज से? पढ़े पढ़े पढ़े, बैठ के पढ़े यार, बैठ जाओ। No person or has been married shall be compelled to disclose any communication made with him during marriage by any person to whom he is or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents, except in suits between married persons or proceedings in which one any person is prosecuted for any crime committed against the other. क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आसान उर्दू में बताएं क्या कह रहे हैं। जो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो की कम्युनिकेशन होगी उसको पब्लिक नहीं करना, और उनको जो एक कॉन्फिडेंशियल रखना है, और पब्लिक नहीं किया जा सकता, और अगर पब्लिक है तो उसको गिवे देंगे कोई नहीं। वेरी गुड। और क्या है इसमें? और हाँ, और फिलोसॉफी क्या है इसमें? हाँ भाई। और अगर खुद आ जाए, खुद आ जाए कि मैं दे दूँ तो दे रही हूँ, अच्छा, उसको वो कौन अलाउ करेगा? कंसेंट कौन देगा? ये आएगा। हाँ, नो पर्सन हु is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during the marriage by any person to whom he is or has been। अब खुला भी हो गया। is माना है, has been माना था, nor shall be permitted। अब देखिए लफ्ज कहां से शुरू हुआ, ये कंपेल था, ये है, ये मैंने यहां से आपको डॉक्ट्रिन में पढ़ाया कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंपेलिंग विटनेस। नॉर ही बी परमिटेड, परमिटेड लफ्ज इस्तेमाल देखे, आपकी बात को नेगेट कर रहा है। नॉर ही बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन अनलेस द पर्सन हु मेड इट, यानी जो मैं हूं, जो मेरे खिलाफ इस्तेमाल होगी, या तो मैं कंसेंट दे दूं, आ जाओ चलो ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। देखे कितनी एक सामने पड़ी हुई है। मैं कहता हूं कि इसमें पीएचडी हो जाए, आप लिखे तो सही, हु मेड इट और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, खुद मर गया।
बेटा है, बेटी है, इज्जत का मसला है, डिफेमेशन का इशू है। वो कह रही है कि मेरे साथ बैठ के शराब पीता था, बेगम कह रही है जिसको तलाक दे दिया, दूसरी की बीवी बन गई है, वो दे दे। यार क्या मसला है यार, बाबा की बात आ रही है, बाबा शराब पीते, हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कंसेंट एक्सेप्ट इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सन। लेकिन वो जो शादी में होते हैं उसमें तो होती कम्युनिकेशन डिस्क्लोज है। सर बहुत खराब आदमी है, सारा दिन मारता था, यही खुला में लिखते हैं। खुला में तो यही लिखते हैं ना, ये मैरिड पर्सन के दरमियान जो हो, आपस में हो, उसमें ये नहीं आएगा। लेकिन एक मैरिड पर्सन जो है वो, उसके ऊपर एक ट्रायल चल रही है मर्डर की। अब बीवी ने मोबाइल पे बात करते हुए सुन लिया था, सामने बैठी हुई थी, कि वो प्लान कर रहा था, है भी उसकी बीवी। अब उसके पास इंफॉर्मेशन है कि यार ये मेरे शोहर के ऊपर मुकदमा आया है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, शुरुआत तो यहां से हुई थी, मुझे याद है, आगे किया नहीं किया, यहां तक की तो बात बता दूं, ये आर्टिकल रोक रहा है। क्यों? कि कल वहां से बरी हो जाए, इस वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो जाए, मैट्रिमोनियल लाइफ। ये पब्लिक पॉलिसी के सेक्शन है, ये प्रोविजन जितने भी हैं, कि एक पब्लिक पॉलिसी में चाहे लॉफुल एविडेंस किसी के पास मौजूद हो फिर भी इस वजह से रोकेंगे। उसमें पहले आपकी आर्टिकल आ गया कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, क्योंकि फैमिली के इंस्टीट्यूशन को सिक्योर करना चाह रहा है, ये है आपका आर्टिकल। नेक्स्ट में क्या कहता है, कौन पढ़ेगा? कहां पढ़ो? अच्छा दूसरा कोई, आ जाओ बेटा आ जाओ। हाँ ये वाला तो स्टाफ को मिक्स होगा कि मतलब स्टाफ को कहता है फील्ड भी चाहिए और सारी चीजें मतलब वो डिस्कस करना चाहिए स्टाफ की काम की। अब देखें एक बात देखें, जनरली आप ये तय हो गया कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इस्लामिक एविडेंस लॉ पढ़ रहे हैं, एविडेंस लॉ पढ़ रहे हैं। कैसे होगा? शरीयत यही है जो हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो ज़ियाउल हक के जमाने में ये पास ही नहीं होता असेंबली में। ऊपर से इसका प्रीअम्बुल कह रहा है कि हम नीचे जो आपको कानून दे रहे हैं वो शरीयत और कुरान के करीब है। तो आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि सर ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ तो नहीं है, वो कह रहा है कि है इस्लाम, ये तो बस 100% ये है कि वो इंफॉर्मेशन आपको विथहेल्ड करनी पड़ेगी। अगर ये है, आप किसी को ना कंपेल कर सकते हैं ना उसको परमिशन है, दोनों लफ्ज आ गए। जो इस भाई ने कहा कि ना उसको आप कंपेल करेंगे, यानी कंपेल कौन करेगा, या तो जज करेगा या आईओ करेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करेगा, या जो है वो उसको परमिशन, वो खुद आगे खड़ा हो। उसने कहा भाई ठहरो तो सही, है किससे रिलेटेड? कह रहा है सर पीर साहब की बात हो रही। कह रहा ठहर जाओ, पीर साहब से पूछे तो सही, भाई तुम थोड़े ही हो। इसको कहते हैं वेवर, वेव कर देना, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। जब तक वो खुद बंदा वेव नहीं करेगा या उसका रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट वेव नहीं करेगा तब तक तो नहीं होगा। लेकिन अगर उनके आपस में सूट हो ना हो तो नहीं होगा। बाकी जो है वो एक दूसरे के खिलाफ प्रोसिक्यूट हो रहे हैं तो हो सकता है, बस ये चीजें आप। नेक्स्ट पढ़ो से। to approve the mistake. No one shall be permitted to give any evidence right from unpublished published record relating to any occurrence of mistake except with the permission of the officer and the head of department concerned. Who shall do or with all such permission for these things fit. क्या क्या लॉजिक है इसके पीछे? ऑफिशियल रिकॉर्ड या कोई जो अनपब्लिश्ड है जैसे ये कोई पूछने की कोशिश करेगा, बताओ कि पाकिस्तान के एटमी असादे कहाँ पे पड़े हुए हैं? ऐसे 50 बातें हो सकती है, तेरा स्टॉप हो जाओ। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ ऐसी माइनर चीजें होती हैं जो अनपब्लिश्ड होती है और कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उसके बारे में जो है जो उसका कंसर्न ऑफिसर होता है उसको एप्लीकेशन देते हैं कि सर आप थोड़ा डिटरमिन करें कि स्टेट को ज्यादा नुकसान पड़ेगा या मुझे ज्यादा नुकसान पड़ेगा अगर इसको डिस्क्लोज नहीं करते। तो वो देखने के बाद कहता है कि यार वाकई इसकी तो जिंदगी मौत का मसला है, हमारा इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है बता दो कि जो है ना वो ये फला जो हमारी वो सुरंग है जो इंडिया के बॉर्डर के करीब है वो कहाँ पे है, वहां से बंदा गया था कि नहीं गया था, हाँ भाई परमिशन दे दो, क्या फर्क पड़ेगा, किसी की जान बच जाएगी। ये नीचे लिखा हुआ है। लेकिन आया किसमें? कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन में। नीचे पढ़े, थर्ड में आए। official communication. No public officer shall prepare to disclose communication made within an official confidence when he considers that the public interest will suffer by the disclosure. एक सेक्रेटरी अपने सेक्शन ऑफिसर से बात बैठ के कर रहा है, कह रहा है यार मुझे नहीं लग रहा कि ये जो सीएम साहब कह रहे हैं कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी सकर बहराज ये बच जाएगी। उसने अपने स्टाइल में कहा बेचारे,
वो उठ के कहे कि सर देखे साइन भी उसने किया है, पैसे भी इशू कर रहा है, लेकिन फिर भी मुतमईन नहीं है। अरे कह रहा है भाई क्या बात कर रहा है, ये उस जिम्मे में आ रहा है कि अगर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देंगे, आप वकलाई हैं, अपने केस के बारे में बात करते हैं, यार क्लाइंट ने हमें वकील तो कर लिया, लेकिन यार मजा नहीं है। अब वो उठे जाके उसको बताए कि सर देखे इसका लाइसेंस कैंसिल करे, जिस केस से खुद मुतमईन नहीं है उसी केस को चलाने में लग गया है। ये वो एरिया है आपका जो कर रहे हैं। सर नेक्स्ट आप पढ़े। Say where we bought any information to the commission of any offense and no revenue officer shall be considered, say where we bought any information based some commission of any offense against the public revenue. सर आप बताएं, कौन बताएगा क्या कह रहा था। अब आप उजड़ साहब तू भी थोड़ा गाला यार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आ गई वकीलों के लिए। No exception at any time be permitted unless his client express consent to include any communication made to him in the court and for the purpose of his employment such recorded by or on behalf of his client or to state the content or the condition of any document with which he has become associated in the course and for the purpose of his professional employment or for any advice given by him to his client in the course and for the purpose of such employment. क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये आर्टिकल। हाँ कोई कम्युनिकेशन अगर किसी ने की है एडवोकेट ने मतलब किसी मेरे क्लाइंट ने मेरे साथ की है, मैं भी एडवोकेट, तो मैं किसी और को डिस्क्लोज नहीं कर सकता सर। और ना ही किसी कोर्ट में वो गवाही दे सकता हूँ कि सर मेरे सामने ये मान के गया था। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मैं उसको डिफेंड करने के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी उसने जो ये जो ऑफेंसिव से किया है। 100% ये यही बात है। एक्सेप्शन क्या दे रहा है, एक्सेप्शन के बारे में कौन बताएगा, सही ता बुधायो। हेठो बाय एक्सेप्शन साइन 192 छा तो छे। अचो अचो आगे अचो आगे अचो आगे अचो। बात समझ में आ रही है। वो देखे जिसकी प्रॉपर्टी होगी वो तो देगा, उसकी मर्जी है। हाँ उसको वेवर कहते हैं। जी भाई। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में हाँ any such communication made in furtherance of any illegal purpose. आप illegal purpose लाया तो government आप बेव चाहे any fact observed by any advocate in the course of basic employment as such, showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of basic employment. यानी वो जो जिसका केस चला रहा था उस केस को तो कॉन्फिडेंशियल है, वो जाने, उसका काम जाने, लेकिन उसके दौरान दो चीजें और ध्यान में है कि एक करेगा, ये आपके 14 के 14 जो थे वो पूरे हो गए। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच अनदर पर्सन हैविंग पोजीशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। मेरा डॉक्यूमेंट आपके पास है, मैंने आपको अमानत करने के लिए दिया हुआ है, आप कौन होते हो, मेरी मर्जी के बगैर आप जो है वो उसको कंपेल करोगे, प्रोड्यूस करोगे, भाई नहीं कर रहा। डॉक्यूमेंट की बात हो रही, डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। ये जितने भी 14-15 के आर्टिकल्स हैं ये सारे आपके आ जाते हैं किसमें, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कंपेलेबिलिटी, कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। वो लिखा हुआ है कि इस्लामी जो है वो कितने होंगे,
the competence of a person to testify and the number of witnesses required in any case shall be determined in accordance with the injunctions of Quran and Sunnah unless provided. अब कोई भी चीज जो है relating to the had or any other special law in matters pertaining to the financial or future obligations, if reduced in writing, the instrument shall be attested by 2 persons, जो हम देखते हैं आप नॉर्मली दो बंदों से करवाते हैं, वही तरीका है जो हम आमतौर पे करते हैं, लेकिन थोड़ा आपको कनेक्ट करना है कानून शहादत से. और 1 man 2 women so that one may remind the other if necessary and the evidence shall be laid accordingly. In all other matters, अगर राइटिंग में ना हो, in all other matters the court may accept or act on the testimony of one man 1 woman or other such other evidence as the circumstances of the case में वारंट माना कोर्ट को छोड़ दिया कि आगे चल के आएगा कि एक गवाह की एविडेंस पे भी आप किसी को कन्विक्शन दे सकते हैं और वो कन्विक्शन इस वजह से जो है वो गलत नहीं होगा क्योंकि सोल टेस्ट मनी ऑफ ए विटनेस के ऊपर है, तो वो सारा कानून शहादत क्लियर है. लेकिन राइटिंग में डॉक्यूमेंट होगा, उसमें एक अटेस्टिंग विटनेस हो एक नहीं हो तो वो डॉक्यूमेंट अपनी वैलिडिटी खो देगा. उसको फिर आप ओरल एविडेंस से भले जो है वो आप साबित करने की कोशिश करो, आपकी मर्जी. जी भाई. और फ्यूचर ऑब्लिगेशन 100. ये यार ये देखना पड़ेगा. मैं समझता हूँ अगर 4 औरतें आ जाती हैं तो ये बराबरी हो जाएगी. ऐसा कोई नहीं है हमारे पास केस. अकम्पलिस जो है वो को अक्यूज जो आपके साथ है, इसका कोई नहीं है. लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, बिगड़ा हुआ है, लेकिन को अक्यूज आप ध्यान में रखिएगा. आ जाते हैं रिलेवेंसी पे. किसकी? अकम्पलिस की, अपने खिलाफ नहीं. अगर वो कन्फेशन करते तो आगे आर्टिकल 43 आएगा, वो प्रिजम्पशन लिए जाएगी. हाँ, ये रिबेटल प्रिजम्पशन है, वो उसमें चलेंगे, प्रिजम्पशन पे आएंगे. ये जो मैंने आपको जल्दी जल्दी कवर करवाया, ये बहुत बड़ा ड्राई सब्जेक्ट था. ये आमतौर पे कानून शहादत में किसी की नजर ही नहीं जाती. इन चीजों पे से शुरू करते हैं, रिलेवेंसी ऑफ एविडेंस, ये वो. अरे भाई, रिलेवेंसी पे तो आप बेसिक्स तो सिखाओ. बेसिक आपको जहन में आ गए ना, ये आपका जहन बनता जाएगा, फिर आप अच्छे वकील बनते जाएंगे. अच्छे वकील का मकसद ये कि अच्छे वकील के लिए ये डाइस जो है ना, वो डाइस पे कैसे स्पॉट एडवोकेसी में रिस्पॉन्स कैसे करता है. चलते चलते किसी ने सवाल पूछ लिया, वहां पे पता चलता है कि वकील कैसा है. अच्छा, सवाल पूछ लिया, थोड़ा घुमाएगा दिमाग को, क्योंकि दिमाग बना हुआ है. ये दिमाग बनना है. ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये चीजें हमारे पास टाइम बहुत कम है, टॉपिक्स हमने ज्यादा रख दिए हैं, लेकिन इन पे आराम आराम से बात करने की जरूरत है. और कानून, आप यकीन जाने कि मुझे कल अपनी बेटियों ने 2 नेप की जजमेंट्स निकाल के दी. मैं जिम जा रहा था, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, मैंने देख ली. तो मेरी बेटी ने कहा कि बाबा आप इन्हें सिखाया कि ठहर के पढ़ा करो. मैंने कहा बेटा मैं आ जाता. मैंने कहा सही है, फर्स्ट क्लास. वापस आया, जैसे मैं खाना खा के सुकून के साथ वहां टीवी चल रहा था, उनको देख रहा था, मैंने कहा यार मैंने तीनों चारों गलत पढ़ी, ये तो उसका जो मैन है वो नीचे है. तो यही चीज है कि जब तक हम इसको ठहर ठहर के नहीं पढ़ेंगे, हजारों सालों में ये हमारे पास किताबों की शक्ल में आए, तब तक नहीं होगा. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पूरा एविडेंस लॉ आपका इस चीज पे चल रहा है. सर एक 5 मिनट का ब्रेक ले ले. जी पढ़े सर. आर्टिकल 18. Evidence may be given of facts in issue and relevant facts. Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of the fact issue and such other facts they are hereafter declared to be relevant and other. 2 चीजें, फैक्ट एंड इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट. Existence and non-existence of every fact in issue or of such other facts as here and after declared to be relevant and not of others. यानी कानून कहता है कि प्रोसीडिंग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये सिविल सूट के बारे में.
क्रिमिनल लॉ के बारे में, और एनी सूट के बारे में एनी सूट हुआ है। यानी प्रोसीडिंग जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग और वो जो सूट है उसमें आप केस डिसाइड करेंगे किस तरीके से, दो तरीकों से। या आपके पास एविडेंस हो फैक्ट इन इशू की, या आपके पास एविडेंस हो रिलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू क्या है जी उजर साहब? मिसाल के तौर पे मर्डर के केस में फैक्ट इन इशू क्या होगा? मर्डर के केस में फैक्ट इन इशू क्या होगा? इट्स और रिलेवेंट फैक्ट क्या होगा इसमें? यानी ये हो गया कि the issue before the court can be proved either through fact and issue, evidence of fact and issue, or relevant facts। और जो फैक्ट एंड इशू की एविडेंस आती है उसको आम जबान में, कानून की जबान में हम कहते हैं कि डायरेक्ट एविडेंस। फैक्ट एंड इशू को आप लिख दें, ये आपको काम आएगा एलोबरेट करने में, कि फैक्ट एंड इशू कैन बी डिफाइंड as far as the criminal proceedings are concerned, the ocular evidence which directly provides account for the commission of offense। This is fact and issue कि मैंने देखा कि उजन साहब राजदीप साहब को धमकियां दे रहे थे। मैंने देखा कि सर आपका नाम क्या? वहाब साहब जो है वो खंजर लेके उजन साहब को मार रहे थे। ये फैक्ट एंड इशू की एविडेंस है, ये सबसे बेहतरीन एविडेंस कहलाती है। और जहां पे ऑक्यूलर एविडेंस आ गई, और अगर किसी केस में डायरेक्ट एविडेंस ना हो तो वो रिलेवेंट एविडेंस, रिलेवेंट फैक्ट्स की एविडेंस आती है, उसको आम जुबान में क्या कहते हैं? सर्कमटेंशियल एविडेंस। यानी हर रिलेवेंट एविडेंस इट फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ सर्कमटेंशियल एविडेंस। ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि ना इस पे सर्कमटेंशियल एविडेंस डिफाइन हुई है, ना इसमें जो है वो डायरेक्ट एविडेंस इस्तेमाल हुई है, ना इस पे ऑक्यूलर अकाउंट इस्तेमाल हुआ है। वो आप जजमेंट जितने पढ़ते हैं वो उसमें फैक्ट इन इशू की तो बात आती नहीं। हाँ रिलेवेंट सी आ जाती है कभी कभी कि भाई ये रिलेवेंट है, ये रिलेवेंट है, लेकिन उसमें सर्कमटेंशियल एविडेंस जो है वो बजाते खुद जो है वो रिलेवेंसी में आती है, और ये रिलेवेंसी का बहुत बड़ा चैप्टर है। बाकी फैक्ट इन इशू जो है वो तो है डायरेक्ट एविडेंस। अगर आप उसको सिविल में ले जाएंगे, अगर डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट के बारे में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ गया तो क्या कहलाएगा कि सर फैक्ट इन इशू ये खुद डॉक्यूमेंट है। अब उसके खिलाफ जो है वो जो ओरल एविडेंस देगा कि सर ये झूठ बोल रहा है, ये मेरी बीवी है। अरे वो क्या लिखा हुआ है कि भाई वो दूसरे की बीवी है, भाई डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट पे डिस्प्यूट है, कभी इसने दूसरी शादी नहीं की, रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तुम्हारी गवाही नहीं लेंगे, जाओ यहां से। समझ में आ गई बात? तो यहां से जो है वो फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट रिगार्डिंग, दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, दो टर्मिनोलॉजी, रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। ये एग्जिस्टेंस प्रूव करनी पड़ेगी, ही हु असर्ट्स, ही हु असर्ट्स मस्ट प्रूव। और जब उसने ऐसा असर्ट कर लिया कि वो समझ रहा है कि डिफेंस साइड के मुझे भी अपनी एविडेंस कुछ देनी चाहिए, तो वो जो भी एविडेंस देगा वो नॉन एग्जिस्टेंस की होगा, उस एविडेंस के बारे में जो एग्जिस्टेंस के बारे में आ चुकी है। जो एग्जिस्टेंस के बारे में एविडेंस आ चुकी है उसको नॉन एग्जिस्ट करने के लिए अक्यूज होगा तो अपनी 342 की स्टेटमेंट में कहेगा कि सर मैं ओथ पे आना चाहता हूं, मैं भी अपनी गवाही देगी। वो क्या गवाही देगा? वो ये गवाही देगा कि सर ये जो एग्जिस्ट कर रहा है, कर रही है चीजें, जो ये कह रहा है बंदा कॉम्प्लेनेंट या इसका विटनेस, मैं आपको गवाही दूंगा कि ये नॉन एग्जिस्ट। ये जो कह रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये एविडेंस एग्जिस्ट करती है, मैं आपको एविडेंस दूंगा कि ये एविडेंस नॉन एग्जिस्ट करती है, ये इस पे झगड़ा रहेगा। आमतौर पे जो है वो क्रिमिनल लॉ में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो होता है एग्जिस्टेंस का, किसके ऊपर? प्रोसिक्यूशन के ऊपर। लेकिन ये नॉन एग्जिस्टेंस में जो है वो कभी कभी अपने सर पे ले लेते हैं कि जब वीडियो आ जाए कि भाई एक बंदा दूसरे बंदे को मार रहा है और वो प्रूव भी होके आ गया कि ये क्या वजह है,
तो वो आ जाएगा नॉन एग्जिस्टेंस में अपनी ओथ पे स्टेटमेंट देने के लिए। या जो है वो ये कहे कि सर ये जो हमारा वाकया हुआ है ये बेसिकली हुआ इस तरह से है कि मैं भी वहां पे मौजूद था, ये भी वहां पे मौजूद था, हम दोनों का आपस में झगड़ा हो गया, मैंने भी इसको मारा, इसने भी मुझे मारा है, लेकिन एग्रेशन इसने की है। लेकिन एग्रेशन जो है वो इसने की है, तो वहां पे जो है वो दोनों पार्टी जो है वो ओथ पे एविडेंस कानून कहता है नहीं देंगी, तो इसका डिफेंस जो है वो नहीं माना जाए। तो है वो फिर उसको भी करने के लिए नॉन एग्जिस्टेंस चाहिए, या मैं नॉन एग्जिस्टेंस के लिए कोई चीज डिस्प्रूव करना चाह रहा हूँ तो मिसाल के तौर पे वो कहता है कि सर इसने मुझे मारा, आपने आके पासपोर्ट दे दिया कि सर मैं इस टाइम पे था ही मदीने में, अब क्या करेंगे? आपने सिर्फ ये प्रूव किया कि मैं वहां पे मौजूद नहीं था, तो ये ऑटोमेटिकली नॉन एग्जिस्टेंस में चली जाएगी। पहले आप पहली बार जो लेते हैं, तो ये वही चीजें होती है जिस तरह से कानून होता जाएगा। अब ये वकील के ऊपर है कि वो किस तरह से अपने क्लाइंट को गाइड करता है कि यार तुम्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि जो है वो खामखा आने की जरूरत ही नहीं होती और वो गले में पड़ जाती है चीजें। भाई जरूरत ही नहीं थी, उसकी एविडेंस जो है वो इतने आगे चल के बर्डन ऑफ प्रूफ में आपको ये भी पढ़ेंगे कि एक तो बर्डन ऑफ प्रूफ है, दूसरा है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। भाई तुमने बर्डन तो डिस्चार्ज कर दिया जो तुम्हारे बारे सबूत था, लेकिन कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए इसका? वो जो कहते हैं कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ये स्टैंडर्ड है। इतनी गवाही ले आओ कि इस रूम में कोई भी रीजनेबल बैठा हुआ आदमी जो रीजनेबल माइंड रखता है वो कहे कि यार ये बात तो इसके अलावा हो ही नहीं सकती, ये ऐसे ही होगा। ये इसको कहते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सिविल में ये स्टैंडर्ड जो है वो लो है, ऑन बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज है। जो 51% कम अज कम एविडेंस ले आएगा, जो 49% ले आएगा, वो 51% वाला जीत जाएगा। लेकिन क्रिमिनल लॉ में 51% वाला नहीं जीतेगा, वो तो स्लाइटेस्ट बेनिफिट ऑफ डाउट भी अक्यूज को चला जाता। ये बड़ा वो आगे हम जब बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ेंगे तो कैसे इस तरह से होता है वो बाद में देखेंगे। ये तय हो गया कि भाई ये है। इसमें एक और चीज बड़े काम की है कि फैक्ट्स वही रिलेवेंट होंगे जो हम नीचे बता रहे हैं, नॉट अदर्स। आप ये नहीं कि अपनी तरफ से ले आओ कि फैक्ट सर ये भी मुझे लग रहा है, नहीं कह रहा है भाई वहां पे ले आओ ना जो कानून शहादत या एविडेंस लॉ कहता है। अब एविडेंस लॉ जो है वो इस आर्टिकल से नीचे आर्टिकल 27 तक 28 तक जितने भी प्रोविजंस है वो कौन से में आएंगे? रेलेवेंट फैक्ट्स में। फैक्ट एंड इशू नहीं आएगा। ये जितना आप नीचे पढ़ेंगे फैक्ट एंड इशू एक छोटी सी चीज है कि भाई डायरेक्ट एविडेंस। अब जितनी भी आप पढ़ेंगे वो रेलेवेंट एविडेंस आएगा। देखें आर्टिकल 19 कौन पढ़ेगा? जी सर। whether it's a part of any transaction. Okay, so not an issue, so connected, the same issue as all part of the transaction are there. Whether they occur at the same time, same place or at different times and places. अब इसके लिए लफ्ज लिखे एक, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टी। और सेम ट्रांजैक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ सेम ट्रांजैक्शन ऐसे भी आ सकता है। तो उसमें आप कहते हैं कि सर दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ कानून शहादत विच प्रोवाइड दैट द फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू। इशू में क्या है? मर्डर के केस में। फैक्ट्स इन इशू में क्या है? मर्डर के केस में इशू में क्या है कि ए को बी ने पिस्टल से मारा, यह फैक्ट इन इशू है। अब ऐसी गवाही ले रहा है जो इस चीज से है ही नहीं वास्तव। भाई कौन सी गवाही दे रहे हो? सर मैं गवाही दे रहा हूं कि नीचे एक बंदा खड़ा था जिसके हाथ में जो है वो एक पिस्टल था और ऐसे बातें कर रहा था कि आज मुझे बदला लेना है एक बंदे से जिसने मेरी बहन को जो है वो बुरी नजरों से देखा। है फैक्ट इन इशू के बारे में। लेकिन ऐसे कनेक्टेड है कि खड़ा भी नीचे था, मर्डर भी यहां हुआ, था भी पिस्टल, ये भी पिस्टल में आया। अब इसकी गवाही अगर आयु को पता चलेगी तो वो ले लेगा, क्योंकि पार्ट एक ट्रांजेक्शन नजर आ रहा है कि भाई नीचे भी खड़ा था, पिस्टल भी हाथ में था, और यहाँ पे भी पता चला कि एक बंदा इसने देखा कि जब उसने उसको गोलियां चला के देखा और मर गया तो उसने कहा कि आज मेरी अपने बहन की इज्जत का बदला ले लिया। अब ये सेम ट्रांजेक्शन कनेक्ट हो रहा है, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्ट। एक मजे की बात बता रहा हूं,
बैरिया टाउन वाकया हुआ, विद इन स्पेन ऑफ 24 आवर्स एज मेनी एज 32 FIRs वर रजिस्टर्ड। कि भाई एक 30-35 हजार का मॉब था, पुलिस वाले कह रहे, जो बैरिया टाउन के बाहर नारे लगा रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, बैरिया टाउन के खिलाफ। अचानक जो है वो उनमें से कुछ लोगों ने जो है वो आग लगा दी मेन दरवाजे। FIR आ गई 336 फलाना, ये वो 506 भी, कुछ और प्रोविजन। फिर ये अंदर लोग दाखिल हुए, अंदर एक बैंक था, उस बैंक को जो है वो आग लगा दी और उसमें से पैसे ले लिए, दूसरी FIR। फिर अंदर गए, एक रेड़ा लगा हुआ था, उसको आग लगा दी, चौथी तीसरी FIR। फिर जो है वो आगे चल के दो बंदे खड़े हुए थे, उनको मारा, फायरिंग की, 324 की चौथी FIR। ऐसे करते करते इन्हीं लोगों के ऊपर 100-150 मालूम अफराद, 10,000 ना मालूम, हर FIR। पूरे सिंध से जो है वो इन्होंने बंदों को पकड़ना शुरू कर दिया। नामालूम में तो किसी को भी पकड़ सकते हैं, कि बाद में देखा जाएगा। अब हमने देखा कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, जो भी था, या वकला ने आवाज उठाई कि भाई बैरिया टाउन पे जो वाकया हुआ वो बात की बात, लेकिन ये क्या हो रहा है। तो उस जमाने में नया नया जो है वो सुगरा बीबी का केस आया था, कि एक वाकये की एक से ज्यादा 2 FIR नहीं हो सकती। सुगरा बीबी का केस है, सुप्रीम कोर्ट PLD। हाँ, ये लिख लिया, सब लिख लिया। उसमें ये प्रिंसिपल जो है, सेम ट्रांजैक्शन में जितने भी एक्ट्स होंगी वो सिंगल जो है वो इंसिडेंट कहलाएगा। ये नहीं कि पिस्टल लेके नीचे खड़ा था तो उसके ऊपर जो है ना वो एक एयर दफा लगा दो, सीढ़ियों से आए तो फिर दूसरा अंदर आए। अरे भाई, ये सेम ट्रांजैक्शन है। तो उससे हुआ ये कि आगा साहब की DB थी। हमने जो है वो 32 FIR को चैलेंज किया, तो हमने कहा कि सर, हाँ बेटा कर लो। हमने कहा कि सर, एक ट्रांजैक्शन की एक से ज्यादा FIR नहीं कटनी चाहिए, और ये है प्रिंसिपल। कोर्ट ने सुना, पहली FIR को छोड़ के बकाया 31 FIR कैंसिल कर दी। मैं लॉयर था, रिपोर्टेड केस है ये। और मैंने कहा कि वो जो ऑफेंसेस किए हैं वो एक्सटिंग्विश ना करें, भले ट्रायल का मौका दे, लेकिन वो जो ऑफेंसेस दूसरी FIR में लिखी हुई हैं उन FIR को हटा के वो ऑफेंसेस पहले वाले में मर्ज कर दे, कि इनको भी, ये भी प्रीजुडिस ना हो, और जितने बंदों को, लेकिन कम से कम 32 FIR में बेल करवाना एक ही बंदे के लिए 1-1 लाख रुपए, 32 लाख रुपए कहां से लाए। आप एक रियासत की मशीनरी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो नाजायज। तो भाई एक ही वक्त में एक ही ऑफेंस हो सकता है, 10-10, 12-12 नहीं हो सकते, वो एक ही लगाए जाए, क्योंकि एक ही इंटेंशन से नीचे आए थे। तो वो तो बड़ी बेहतरीन किस्म की बहस हुई, 100% मर्ज हुए, एक ही FIR चली, वो सारे बंदे एक्यूट हो गए, प्रूव नहीं हो सका। फिर तो वो उसमें देखा जाता है कि स्पेसिफिक रोल है कि नहीं है, ये सारी चीजें बंदा ना, वो वीडियो रिकॉर्डिंग, वो FSL के लिए गए नहीं गए, वो तो फिर ट्रायल का तो अपना एक कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन जो जो ये मेन बता रहा हूं कि एक लॉयर को अगर लॉ का जहन में हो, आप अंदाजा करें कितना बड़ा रिलीफ। सारा दिन मुझे टीवी पे, मैं ये उजड़ साहब को पता है कि जहां पे जो है ना वो खड़ा होता था, वकला खड़े हो जाते थे कि सर जो है ना वो बड़ा आपने कारनामा कर दिया, ये वो। अब था ये, क्योंकि ये कानून शहादत जो है ना वो सही तरीके से पढ़ा हुआ था, कि भाई आप कैसे जो है वो किसी बंदों के ऊपर जो है ना वो एक ही वाक्य की 32 FIR काट सकते हैं। ये आर्टिकल 19 है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टी और सिंगल ट्रांजेक्शन। आगे आए। अच्छा, ये इसके जो इलस्ट्रेशन है ना, ये पढ़ लिया कर, बड़ा मजा आएगा। फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और अफेक्ट ऑफ द फैक्ट इन इशू। हुआ क्यों, कॉज। अब ऐसी कोई फैक्ट जिसकी वजह से मेन अफेयर हुआ था, यार दो बंदों ने देखा था कि इसने इसकी बहन को स्कूल जाते हुए छेड़ा था, काज निकला इस वाक्य का, ये काज आ गया, है रिलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू की नहीं बात कर रही, ये काज आ गया। ओकेशन, काज विच आर दी ओकेशन, काज और अफेक्ट। अफेक्ट मसलन कोई बंदा कह दे कि यहां पे मर्डर हुआ,
जब मर्डर हुआ तो मर्डर अपने साथ एक पूरी कैफियत रखता है ना। एक ऑफेंस जो भी हुआ अपने साथ कैफियत रखेगा। वो कैफियत भी प्रूव होगी, वो रिलेवेंट फैक्ट है। मिसाल के तौर पे अगर जमीन कच्ची है तो वहां पे जो है वो स्ट्रगल के निशान आते हैं ऐसे ऐसे। वो जो आयु आता है प्लेस ऑफ इंसिडेंट विजिट करता है, ये अफेक्ट। गोली लगेगी तो खून बहेगा, कपड़ों पे खून के निशानात हैं कि नहीं है, ये अफेक्ट। नीचे आएगा तो जमीन पे वो जो अर्थ लेके जो है ना वो सील करके वहां कोर्ट में पेश करते हैं, ये अफेक्ट में आती है। जी सर। ओकेजन और काज में थोड़ा सा फर्क है। ओकेजन यानी काज माना मोटिवेशन, और ओकेजन माने कि आप इसको कैसे समझेंगे कि कॉज और ओकेजन, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी बंदे को कोई क्राइम करने के लिए, कि यार आइसोलेटेड एरिया में लेके गए बंदे को, आइसोलेटेड एरिया थी। यानी इसमें एक दो इलस्ट्रेशन है, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं जल्दी से टॉपिक पूरी करना चाह रहा हूं। लेकिन ओकेजन जो है वो एक आपको अवेलेबिलिटी फराहम करता है कि आया अवेलेबिलिटी मौजूद थी। मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहे कि इसने मुझे सेनेट में इजलास चल रहा था, मुझे वहां धमकियां दी। यार कौन बिलीव करेगा कि अगर तो उसको काम करना भी था, ओकेजन, ये ओकेजन है, इसको काम करना था तो इस तरह से करता कि यार कहीं नहीं, ये कैसे होगा। ना रिकॉर्डिंग, ना वीडियो आया, ना कोई चीज आई। ये अब वो मैंने कहा ना कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, ये सिर्फ हम ये प्रूव करने वाली एविडेंस नहीं पढ़ रहे, हम ये डिसप्रूव करने वाले भी पढ़ रहे हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, दोनों कानों से खुल के पढ़ रहे हैं कि ये प्रूव भी हो सकती है, डिसप्रूव भी हो सकती है, दोनों जगह से होगी। आप इसका इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे आपको ओकेजन क्लियर हो जाए। ये भी पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको और स्पेसिफाई कर रहा है, कह रहा है मोटिव भी बड़े काम किए। बस काफी है, यहां से लिख ले। मोटिव भी बड़े काम किए, क्यों बड़े काम किए, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी क्रिमिनल या सिविल लिटिगेशन। भाई क्यों तुम्हारे प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, कह रहा है यार क्लेम कर रहा है कि मैं इसके बाप की औलाद हूं। मोटिव। भाई क्यों मारा, यार इसलिए मारा कि जो है ना वो मैंने जो है वो इसकी जमीन पे कब्जा किया हुआ था। मोटिवेशन ये थी बिहाइंड। इंटेंशन और मोटिवेशन में क्या फर्क है। इंटेंशन, मोटिवेशन मीन्स द रीजन ऑफ डूइंग समथिंग। मोटिव means reason of doing something illegal act, and intention is doing of a particular act. मोटिवेशन ये है कि इसने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, मैंने इसको मार दिया। इसने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर दिया, मैंने इसको गालियां दी। दो अलग एक्ट किए, दो अलग ऑफेंडर्स। एक ने मोटिवेशन बराबर दोनों की एक जैसी थी, उसकी भी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ था उज्जवल साहब की, और ये इनके भाई के बाप वहाब साहब नाम है, वहाब के जो ना वो प्रॉपर्टी पे भी कब्जा किया। वहाब ने क्या किया कि उसको मार दिया, उज्जवल साहब ने जो ना वो सिर्फ धमकियां दी। ये धमकियां देने का फैसला करना ये इंटेंशन है, ये मारने का फैसला करना ये भी इंटेंशन है। कभी कभी क्या करते हैं कि हमारे यहाँ मोटिव और इंटरवेंशन को कंफ्यूज करके एक ही चीज कर देते हैं, दोनों डिफरेंट स्पेसीज है। मोटिवेशन किसी काम करने की वजह, मोटिवेशन इज रीजन ऑफ डूइंग अ क्रिमिनल एक्ट। फाइन। मोटिवेशन इज डूइंग, is reason of doing a particular criminal act for which the accused is alleged, and intention of is doing a particular offense, कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरा इरादा क्या है उसको। तीसरा आ जाता है इसमें कमीशन। मोटिव, इंटेंशन, प्रिपरेशन और कमीशन और कॉन्डक्ट सब्सिक्वेंट, ये पांच चीजें रिलेवेंसी में आती है। कभी भी आपको क्रिमिनल लॉ में कोई चीज प्रूव करनी हो तो सबसे पहले आप देखें कि इस एफआईआर में या प्रोसिक्यूशन की एविडेंस में मोटिव है। तो आप मकनातीस लेके ऐसे घुमाएं तो वो मोटिव की जो एविडेंस आए तो वो मोटिव वाले खाने में आप लिख दें कि यार ये एविडेंस जो है
फला गवाह ने भी की, अमीन साहब ने की, सर ने की, ये मोटिव की एविडेंस है। यार इसने कहा कि इसने इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ था, ये मोटिव की evidence। यार इसने इसकी जो ना वो वाइफ को जो है ना वो बुरी नजर से देखा था, ये मोटिव की evidence। इसने इसके छोटे भाई को मारा था, अपने ही दिखाना चाहता था, हमारे सिंधी में इस्तेमाल होता है दादागिरी, अपना जो है वो वडेरापन, सैयदपन, पीरी दिखाना चाह रहा था। चल तू क्या कर लेगा, ये मोटिव है। अच्छा ये अपने आप को पीर समझता है, बड़ा समझता है। इसको मैं बताऊंगा कि बराबरी क्या होती है। वो नया आदमी था, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा हुआ था, इसको कानून का पता था। उसने कहा सारे इंसान बराबर है, कोई किसी को, उसने कोई मोटिवेशन आ गई, तुमने मेरी बेइज्जती कैसे की मेरे भाई की, ये मोटिव है। ये एविडेंस जो है वो क्रिमिनल लॉ में अगर मोटिव नहीं होता तो पनिशमेंट कम मिलती। यार वजह समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कोई थोड़ा सा हल्का हाथ रखो। मोटिव, मोटिव के बाद प्रिपरेशन, लेकिन इस प्रिपरेशन से पहले वो इंटेंशन फॉर्म कर चुका होता है, उसकी प्रिपरेशन से पता चलता है। मिसाल के तौर पे हथियारों का खरीदना, लोगों का दोस्तों को इकट्ठे करना कि यार चलो कहीं अकेला हूं, पकड़ा ना जाओ, मुझे ना जूते मार दे, चलो मेरे साथ। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट, जैसे एक मशहूर केस था, सिकंदर लाशारी साहब सेशन जज थे, उनको सजा भी हो गई, डेथ पेनल्टी, वो मैंने चलाया कंप्लेंट साइड से। शाहनी साहब जो हमारे हैं हाई कोर्ट के जज साहब, इनके बेटे का केस था। तो हमने ये एविडेंस भी ली कि जब ये वाकया हुआ, तो वाकया होने के बाद सिकंदर लाशारी साहब जो है वो हैदराबाद में रहते थे, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में सेशन जज थे। तो वाकया होने के बाद अपनी फैमिली लेके वहां से भाग गए। ये सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट। प्रीवियस कॉन्डक्ट में हमने ये भी जो है वो उनकी सीडीआर, वाकये से पहले सीडीआर, के भाई वाकये से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले जो है वो आपस में किलर्स जिन्होंने प्लान किया और साहब मौसूफ खुद उनसे राब्ते में थे, वो हमने प्रीवियस कॉन्डक्ट दिखाई कि सर देखे, ना बात ना चीत, पहले यही दोस्त थे आपस में, 3-3 4-4 महीने बात नहीं करते थे, अब इनके ऊपर ये ऑफेंस की जो है ना वो एलिगेशन लगी है। सर देखे ये दिन में तकरीबन 2.5-2.5 घंटे बात का। मोहम्मद अली मैदर साहब ने कहा वाह, मजा आ रहा था उनको बात सुनते हुए, और ये ऐसे ऐसे बच्चों की तरह मैं समझाता जा रहा। मैंने कहा सर देखे ये चेन देखे, ये एक फोन आया, ये दूसरा आया, ये तीसरा आया, ये इसने इससे बात की, फिर इसकी कॉल यहाँ गई, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। मैंने कहा सर देयर इज लेयर आफ्टर लेयर, लेयर आफ्टर लेयर, लेयर आफ्टर लेयर, और वो जहन बन गया। और मैंने कहा कि सर देखे सब्सिक्वेंट कंडक्ट में एक और चीज भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कह रहा बोले, ये ऐसा केस था कि मेरा दिल डांस करता हुआ आता था, जब तकरीबन 17 दिन मैंने आर्गुमेंट्स किए, 17 दिन कंप्लेंट साइड। मैंने कहा कि सर देखे, एक सीडीआर चल रहा है वाकये से 10 दिन पहले, वाकये के दिन, वाकये के दिन और ज्यादा 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 8-9 घंटे आपस में राब्ते में। जैसे वाकया हुआ, किसी के एक दूसरे को कॉल ही नहीं है, बंद। मैंने कहा कि सर ये कॉल ना करना भी एक्ट है, ये एक्ट और ओमिशन, क्योंकि एक्ट जो डिफाइन किया गया है इसमें एक्ट और ओमिशन। सर क्या वजह थी, यहां से मर्डर होता है, यहां से इनका मोबाइल बंद होता है। तो मैंने कहा सर दिस इज ऑल्सो, दो दे आर इंडोलेंट डूइंग नथिंग बट दे आर डूइंग समथिंग मोर देन दैट विच वर दे डूइंग अर्लियर, अर्लियर से भी ज्यादा इनका खामोश हो जाना जो ना है। ये है आपकी ये 5, जिन लोगों को मैं कहता हूं, अपनी बच्चियों को भी कहता हूं कि जिसने आर्टिकल 21 को देख लिया ना, उसने पूरा एविडेंस समझ लिया। मोटिव, इंटेंशन, प्रिपरेशन, कमीशन, कॉन्डक्ट, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट, इसमें आपका पूरा काम। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट्स, ये जो आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, सर मैंने देखा उसको और सामने आने पे पहचान सकता हूं, अब इंट्रोड्यूस करूंगा।
जब मेरे सामने आया आइडेंटिफिकेशन परेड में, सर ये वही बंदा है, यानी वो पहले वाली फैक्ट इंट्रोड्यूस हो गई, ये वो है। इसमें आप इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस द रिलेवेंट फैक्ट्स, ये इसमें पढ़ेंगे, आप सारी समझ में आ जाएंगी। मैंने आपका फाउंडेशन बना था। हाँ, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आवाज आवाज सुनी, पर्दे के पीछे था, फिर वही आवाज, ये भी आएगा, आइडेंटिफिकेशन आएगा, लाजमी नहीं है कि मैजिस्ट्रेट के सामने। इसके बहुत सारे मिसाल हो सकते, बहुत सारे, इस पे आधा घंटा बात की जा सकती, लेकिन आप इसको इसी जाविये से पढ़ लीजिएगा, जिस जाविये से मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन तक महदूद रखिएगा। क्योंकि अभी आप जिस स्टेज पे है ना, हमें कोई पीएचडी नहीं करना। मैं जल्दी जल्दी से इसलिए चल रहा हूं कि आपको एक जो ना बर्ड्स आई व्यू देता जाऊं कि भाई कानूनी शादी या किसी लॉ को कैसे पढ़ते। थिंग्स सेड और डन बाय कंस्पायरेटर्स इन रेफरेंस टू द कॉमन डिजाइन। एक बंदे ने हथियार खरीदे पेशावर में, कॉमन डिजाइन क्या है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना। एक बंदे ने, ये अनलॉफुल असेंबली वाला है, 144 का, थिंग्स सेड और डन बाय कंस्पायरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, ये वो है। यानी वो कह भी मुझे फोन कर रहा है बार बार, तो आप जहन में ये रखें। नेक्स्ट में ज्यादातर एक लेक्चर होगा। हाँ, टिप्स, टिप्स सबसे पहले ये है। और अच्छा अभी भी है इतने। मैंने 3 अटेम्प्ट दिए सीएसएस के, जुडिशरी में पहले ही बैठा तो हो गया 10 साल, वहां पे भी लगा के आए। लॉ का पेपर जो है वो हिस्ट्री का पेपर नहीं है, ना पॉलिटिकल साइंस है, ना सोशियोलॉजी है, ना जर्नलिज्म। लॉ जो है वो जिस तरह मैंने कहा कि सर्टेन होता है, आपका हर जुमला जो है वो सर्टेन, जो भी आप बात कर रहे हैं वो इतनी अथेंटिक हो कि जैसे उसमें गलती की कोई गुंजाइश। लॉ में कोई भी चीज 90% नहीं होती, 100% होती है, मैथमेटिक्स की तरह, या है या बिल्कुल नहीं। तो इस तरह जब तक, और मैं आपको एक बात बताऊं कि 1.25 पेज या 1 पेज से ज्यादा मेरा आंसर था ही नहीं, तकरीबन 20 पेज थे। मैंने जो है वो तकरीबन 5 सवालों के जवाब थे, 7 पेजेस मैंने दे के, 50 मिनट में मैं पेपर दे के, कराची यूनिवर्सिटी में उस जमाने में हुआ था, मैं दे के बाहर मस्जिद में सो गए। तो 2.5-3 घंटे के बाद मेरे दोस्त आए, उन्होंने आके उठाया, उसने कहा कि यार हम तुम्हें पहले ही कहते थे, तुम सारा दिन सीएसएस की तैयारी करते रहते हो, ये है वो है, तुमने लॉ को तवज्जो नहीं दिया। मैंने कहा यार लॉ में जो मुझे आ रहा था मैंने लिख दिया, ज्यादा पेन ही नहीं चल रहा था, कोई हिस्ट्री थोड़ा ही है, कोई पॉलिटिकल साइंस थोड़ा ही है कि अपनी ओपिनियन दो। ये लॉ है, इसमें ओपिनियन भी यही देगा लेजिस्लेचर, एक्सप्लेनेशन इलस्ट्रेशन भी लेजिस्लेचर देगा, मैं अपनी तरफ से कैसे दूंगा। हाँ वो कहे कि एक्सप्लेन करो तो अपनी स्टोरी बैरिया टाउन के केसेस की, फला की, ये वो देता जाऊंगा, लेकिन वो कह रहा है डिफाइन करो, तो डिफाइन तो ये किया। उसने कहा कि बताएं कि खुला के ग्राउंड्स कितने हैं, अगर वो 6 ही लिखेगा तो मैं 7वां कहां से लाऊंगा भाई। ये आपकी अपनी लैंग्वेज के ऊपर है कि आप 6 जल्दी में कितने लिखते हो, मैंने लिख दी। वक्त हुआ तो जब रिजल्ट लगा यहाँ पे, तो दोस्त देखते हैं नीचे से शुरू करते हैं, 3 इडियट की तरह ना। तो नीचे से शुरू किए तो वो नहीं आ रहा था, तो ऊपर जो तकरीबन 40-50 थे, तो वहां पे भी मैंने खुद देखना मुनासिब नहीं समझा। तो हमारे दोस्त है मेरे उस जमाने में, जीएम भुट्टो साहब, जीएम भुट्टो साहब भी मेरे साथ उसने पेपर दिया था। तो उसने मुझे बोला कि अरे मारा पवई जे चाहते हो, अरे जे तू पेरो नंबर आया वहां 3 इडियट वाला मैं चाहते हो जी यार, एक तो पेरो नंबर भी 94 मार्क्स मारा पवई, ये कितों कम कयो थी। मैं चमा यार मां ते हीअं कयो हुयो, हे तो हीअं थी वियो। तो हीअं, तो जब मैं कमेटी के सामने बैठा तो मुझसे रजा रबानी साहब थे उस जमाने में, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये पूछा कि व्हाई हैव यू ऑब्टेन highest score ever in the history of judicial examination, how?
तो वहां पे मूसा के लगारी साहब बैठे हुए, तो वो कह रहे थे कि सर देखे इनके पेपर कंडक्ट करने का स्टाइल तो देखे, पेज सवा पेज से जवाब ही नहीं है। और मैं 3 मरतबा मैंने इनके जवाब को पढ़ा, एक चीज इसने नहीं छोड़ी जो जवाब में आना चाहिए, और जहां पे जवाब मिल रहा है आगे बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि लॉ है। तो उससे क्या होता है कि लॉ में सबसे पहले प्रिसाइज, टू द पॉइंट, लैंग्वेज अपनी इस्तेमाल करो, जैसे पता चले कि रटा नहीं लगा के आया। नहीं तो सारे लिखे होते हैं, सबको पता है, अभी पूछूंगा रेस जैसी तो ये पढ़ करने लग जाएगा, आप भी वही करेंगे, आप भी वही करेंगे, आप भी वही करेंगे, आप भी वही करेंगे। लेकिन मजा तब है कि जब आप इसको अपने स्टाइल से रखो, लोग कहेगा कि यार जब जज बनेगा तो क्या लिखेगा। तो ये दो दो चार चीजें थी जो मुझे आपको समझानी थी। मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको कंटिन्यू करूंगा कुछ और जाविये से, क्योंकि अभी मुझे फोने आ रही हैं, तो इंशाल्लाह इस चीज पे रहेगी डिबेट हमारी। और सर एक लेक्चर होगा, अभी बहुत सारी चीजें रहती है, कन्फेशन रहती है, बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये बहुत अच्छे पार्ट है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में दे दूँ। थैंक यू सर। Thank you. अल्लाह।